तो भाई मिल रहा है। चलिए, कोई किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनीबॉडी, कुछ भी क्वेश्चन है पूछिए। देखिए, पहले मीटिंग आपका एंसेंट था, अभी में हम मॉडर्न शुरू करेंगे। तो मॉडर्न देखिए, कल आप लोगों को मॉडर्न के बारे में बताया था कि हमारे यहाँ पे जो यूरोपियन कंपनी है वो कैसे आए थे और कब आए थे, और उनका मेन उद्देश्य क्या था। फिर बंगाल को कैसे जीता, फिर धीरे धीरे पूरे भारत को कैसे और क्षेत्र को जीतता गया। बंगाल क्या था उनका मेन, क्या कह सकते हैं, प्रवेश द्वार कह सकते हैं, एंट्री गेट था। जो अंग्रेजों का जो एंट्री गेट क्या है, बंगाल कहा जाता है। और उसमें बंगाल बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था। उसमें बंगाल, जो बांग्लादेश है वो, पश्चिम बंगाल, आसाम का सिलहट जिला, उसके बाद बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये पूरे क्षेत्र को बंगाल कहा जाता था। तो बंगाल बहुत समृद्ध प्रदेश था उस समय। तो उसको जीता। उस पर बताओ कि जब जीता, जीतने के बाद उनको शासन चलाने के लिए क्या, जब उन्होंने खुद शासन सत्ता अपने हाथ में लिया, तो शासन चलाने के लिए पैसा की आवश्यकता था, कि बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने क्या है, भारत में भूमि सुधार किया। क्यों सुधार किया? क्योंकि भूमि से ही क्या था, रेवेन्यू कलेक्ट होता था उस समय। देखिए आजकल क्या, भूमि से तो क्या है, रेवेन्यू उतना कलेक्ट नहीं होता है। लेकिन पहले उस समय की जो, या हमारे जो अंग्रेजों के समय तक क्या है, भारत में इनकम का मेन स्रोत क्या था, भू राजस्व ही था। वो टैक्स, लैंड टैक्स जो मिलता था उसी से सरकार की सबसे ज्यादा आमदनी उसी से होती थी। आजकल नहीं है, क्योंकि सरकार ने क्या है, जो भू राजस्व बहुत कम कर दिया था, क्योंकि इससे बहुत बड़ा शोषण हुआ था, सरकार ने उसको बहुत कम कर दिया। इस समय तो बहुत ही कम है, एक एकड़ में 20-25 मिलता है सालाना अपटो टैक्स, उस समय बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो इसमें 3 प्रकार की भूमि व्यवस्था आपको बताया था: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार के साथ कांटेक्ट किया जाता था, रैयतवाड़ी में किसानों के साथ कांटेक्ट किया जाता था, और महलवाड़ी में जो गांव के मुखिया होते थे उनके साथ कांटेक्ट किया जाता था। शुरू कब हुआ था? स्थायी बंदोबस्त 1793 में शुरू हुआ था, रैयतवाड़ी 1792 में शुरू हुआ था, और जो महलवाड़ी है 1830 में शुरू हुआ। संस्थापक कौन थे स्थायी बंदोबस्त का? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस उसके संस्थापक थे। जो रैयतवाड़ी है उनका रीड एंड मुनरो थे, और जो महलवाड़ी थे मैकेंजी थे। परसेंटेज क्या था? जो स्थायी बंदोबस्त था पूरे ब्रिटिश भूमि का 19% था, महल जो रैयतवाड़ी था 51% था, और जो महलवाड़ी था वो क्या था, 30% था। तो ये आपको मुख्य मुख्य, और इनका मेन मकसद क्या था, लैंड रेवेन्यू को बढ़ाना, यानी भू राजस्व को अधिक से अधिक प्राप्त करना। और इसका जो बैकड्रॉ हुआ, उससे भारत में बहुत सारे अकाल पड़ा, किसान खेती करना छोड़ दिया। और उन्होंने रैयतवाड़ी की व्यवस्था से जमीन को पहली बार खरीद और बिक्री का पेशा बना दिया। हम जमीन को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। पहले हमारे यहाँ पे जमीन बेचा नहीं जाता था, जमीन को बेचने और खरीदने की व्यवस्था इसी समय शुरू कर दिया गया। अब जमीन बेचेंगे और खरीदेंगे तो मुकदमेबाजी शुरू होगा। आज देखिएगा, अधिकतर जो दीवानी केस है वो जमीन से संबंधित है। इसका जमीन कम है, उसका ज्यादा है, ये बहुत बड़ा टेंशन बाजी। तो ये भी क्या है, अंग्रेजों का देन है। जो हमारे यहाँ जो दीवानी न्यायालय है वो पूरी तरह से क्या होता है, इसी पर निर्भर करता है। अब वैसे ही क्या, अंग्रेजों ने रैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना ज्यादा कर दिया। इससे देखिएगा ये बंगाल में क्या है, एक मध्यम वर्ग विकास हुआ। जो जमींदार लोग थे ना, वो मध्यम वर्ग में उस समय गिने जाते थे, कि वो उतना अमीर नहीं था लेकिन उतना गरीब भी नहीं था। जो जमींदार होते थे, जमींदार देखिए सभी जमींदार बड़े नहीं होते थे, कोई जमींदार बड़े होते थे और कोई जमींदार छोटे होते थे। जो छोटे जमींदार होते थे वो मध्यम वर्ग में आते थे, यानी मिडिल क्लास में आते थे, उस समय की बात बोल रहा हूँ।
अब ये जो मिडिल क्लास है, तो इनके पास जमीन उतना नहीं था कि ये बढ़िया से खा पी पाए, और इतना कम भी नहीं था कि गरीबों किसानों के साथ वो बैठ पाए। तो इनका समस्या शुरू हो गया। उसी समय क्या है, भारत में जो वेस्टर्न एजुकेशन आया, तो इन्होंने क्या है, वेस्टर्न एजुकेशन लिया, कुछ अंग्रेजी सीख लिया, और अंग्रेजी सीखने के बाद क्या है, अंग्रेजों के वहां काम करना शुरू कर दिया। समझ लीजिए, देखिए कैसे कैसे बदलाव हुआ। तो ये जो छोटे जमींदार जो लोग थे, छोटे जमींदार के जो, देखिए जहां जहाँ जमींदार लोग थे, मध्यम वर्ग का विकास हुआ, वहां पे जल्दी जल्दी क्या है, लोग पढ़े लिखे, और वहां पे क्या है, विद्रोह भी हुआ। इसलिए बंगाल में क्या है, छोटे जमींदार जो थे वो लोग वेस्टर्न एजुकेशन लेना शुरू कर दिया, और वेस्टर्न एजुकेशन लेके अंग्रेजों के वहां क्या है, नौकरी करना शुरू कर दिया। जब अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करने लगे, तो अंग्रेजों के देखिए क्लब हुआ करता था, उनके जो अंग्रेज लोग जहाँ जाते थे, या ऑफिसर लोग जहाँ जाते थे, तो उनके क्लबों में जैसे जाने लगे, उनके विचारों को जैसे सुनने लगे। ऐसे नहीं कि सभी अंग्रेज खराब थे, बहुत कुछ अच्छे अंग्रेज भी थे, उनके संपर्क में ये लोग आए। और दूसरी बात है कि यूरोप के जो पुनर्जागरण हुआ था, रेनेसा हुआ था यूरोप में, उन रेनेसा का जो किताबें लिखी गई थी, उन किताबों को इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। आप लोग जानते हैं कि 16वीं 17वीं सदी में यूरोप में बहुत बड़ा रेनेसा हुआ था, जिसको पुनर्जागरण कहा जाता है। और एक हुआ था प्रबोधन, जिसका नया ज्ञान का उदय कहा जाता है, प्रबोधन। दो चीज यूरोप में बहुत बढ़िया हुआ था, मिडिल जो जो मध्य काल के बाद हुआ था, एक हुआ था पुनर्जागरण और एक हुआ था प्रबोधन। और इसमें बहुत सारे वहाँ के राइटर्स, जैसे आपने सुने होंगे, उस समय के बहुत बड़े, जो टॉलस्टॉय हो गया, उस समय मॉन्टेगू हो गया, लाटेयर हो गया, वाल्टेयर हो गया, कार्ल मार्क्स हो गए, ये बहुत सारे बड़े बड़े क्या राइटर वहां पे हुए थे। तो उनके विचार जब इनको समझ में आए, तो इनके अंदर भी क्या है, धीरे धीरे देशभक्ति, या हमारे समाज में देशभक्ति तो बाद में, जब तो समाज में जो कुरीतियां था उसको हटाने की बात इन्होंने सबसे पहले सोचने लगे। उन्होंने देखा कि जो यूरोपियन समाज में, उसमें स्त्री पुरुष क्या एक साथ बैठ के खाना खा रहे, एक साथ क्या हो रहा है, काम कर रहे, महिलाएं भी काम कर रहे पुरुषों के साथ, महिलाएं भी एजुकेशन ले रही है, जो हमारे यहाँ पे उस समय नहीं था। तो इससे क्या होगा कि उन लोगों ने सोचा कि कई हमारे जो घर में भी अगर इस तरह से माहौल बन जाए तो क्या होगा, बढ़िया हो जाएगा, हमारे सोसाइटी में भी ऐसा होना चाहिए। अब सभी तो नहीं था, लेकिन उनमें से जो बहुत ज्यादा साहसी लोग थे, उन्होंने इस दिशा में कदम उठाया कि जो हमारे सोसाइटी में या हमारे समाज में बहुत जो कुरीतियां है, या आडंबर है, या ऑर्थोडॉक्स है, उसको कैसे हटाया जाए। सभी लोग नहीं थे, कुछ लोग अंग्रेजों के साथ मौज मस्ती में अपना जीवन बिता दिया, कुछ लोग क्या है, इस दिशा में भी सोचा कि जो हमारे समाज में क्षति पड़ता था, कि बेमतलब किसी छोटे बच्ची को क्या है, चिता में जला देना, कितना निर्मम काम होता था। मतलब अगर कोई सोचे तो कितना दुखद होता था, लेकिन क्या धार्मिक रंग उसको दे दिया गया था कि उनका पुनर्जन्म होगा और उसी पति को मिलेगा। अब साथ जो जन्म का बंधन है, वो कैसे होगा भाई, एक साथ मरेंगे तभी जन्म होगा। लेकिन उन्होंने ये बोलना बंद, मतलब सोचे नहीं, जब भाई एक साथ मरेंगे तो स्त्री और पुरुष का विवाह में इतना गैप क्यों है। जब भाई साथ में उस लड़की को या उस औरत को जला दे रहा है, लेकिन जब कोई लड़का पैदा होगा, उसका जो शादी होगा, तो उसी एज के लड़की से शादी नहीं हो रहा था, जो बाल विवाह हो रहा था, भाई बाल विवाह क्यों हो रहा था। तो ये जो लॉजिकल बात है ना, तो इस लॉजिकल वेस्टर्न एजुकेशन ने लॉजिक बनाया, तर्क बनाया, और बहुत काम किया। गणित और विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए कोई वॉइस का दिक्कत हो रहा है, वॉइस अब ठीक है, वॉइस आप लोगों को बता दीजिएगा कभी कभी अगर दिक्कत होगा तो देखिएगा समाज में क्या है भाई, जब ये बात किया गया है कि सती प्रथा के माध्यम से, कि सती, देखते हैं क्या बोल रहा है ये, ओके ठीक है, सती प्रथा के माध्यम से जब ये बात की गई कि जब उसकी पति मर गया और उसकी पत्नी को भी उस चिता में जला देंगे, और तर्क ये दिया गया है कि दोनों की फिर से जन्म होंगे और फिर दोनों पति पत्नी बनेंगे। लेकिन क्या, अगर जब दोनों मरे हैं तो उनका दोनों का जन्म भी तो एक साथ होना चाहिए, ये लॉजिकल बात होनी चाहिए। जब दोनों का जन्म एक ही साथ होगा, लेकिन क्या है, समाज में बाल विवाह कहाँ से आ रहा है, तो बाल विवाह नहीं होना चाहिए।
अगर बाल विवाह होगा या मान लिया कि जो लड़का होगा उसकी उम्र ज्यादा है, लड़की का उम्र कम, कैसे होना चाहिए भाई? दोनों जब एक साथ बड़े हैं तो दोनों का एक साथ जन्म भी तो होना चाहिए। तो ये जो नए नए जो तर्क आया है, तो ये तर्क क्या है? विज्ञान और गणित ने लाया। इसलिए देखिएगा, आप लोग जब भी कोई पेपर देते हैं उसमें रीजनिंग होता है, एप्टीट्यूड होता है। एप्टीट्यूड क्यों जरूरी? देखिए आजकल बड़े बड़े एग्जाम में एप्टीट्यूड ला दिया गया है। एप्टीट्यूड बहुत जरूरी है। एप्टीट्यूड से क्या, रीजनिंग, जैसे लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि महिलाओं में कम दिमाग होता है, तो कहते हैं उनको एप्टीट्यूड के बारे में समझ ही नहीं है। भाई क्या, महिलाओं को आप उतना खुला छूट देते हैं जितना पुरुष को देते हैं? आप देखिएगा, कोई घर में जो होता है, लड़की अगर 15 साल की होगी, लड़का का 10 साल का होगा, कुछ सामान लाना होगा तो लड़की के जगह लड़के को ज्यादा भेजते हैं। अब 20 साल की लड़की को सुरक्षा करने के लिए 10 साल के लड़का उनके साथ भेज देते हैं मार्केट में। तो जब उनको बार्गेनिंग पावर नहीं देंगे, उनको डिसीजन मेकिंग में नहीं देंगे, तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो यही चीज क्या है, ये कुछ लोग जो थे समाज के, जो इन तर्कों को समझा कि जो यूरोपियन समाज में जब इतना खुलापन है, वहाँ पे महिलाएं और जो इसके साथ उनका अत्याचार नहीं हो रहा है, सबको समानता, इक्विटी कर देता है, तो उसमें समाज में सुधार करना चाह। लेकिन देखिए, समाज में सुधार करने के लिए धर्म में भी सुधार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज धर्म का भी इफेक्ट समाज में डालता है। तो इसलिए इस जो सुधार है ना, उसको सामाजिक धार्मिक सुधार करना है। जो केवल समाज में सुधार, क्योंकि समाज में सुधार तो कर सकते हैं, लेकिन उसको क्या, स्थायित्व करने के लिए उसको धर्म का रंग देना पड़ेगा। अगर आपसे ये नहीं पूछा कि भूत होता है, अगर ये आपको सिद्ध नहीं करवाएंगे, तो क्या होगा कि बच्चों को देखिएगा, अंधेरे में जो अकेले जाते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं, तो उनको कैसे रोकेंगे? आज की बात नहीं कर, आज तो लाइटिंग हो गया, पहले के जमाने की तरह सोचिए। अगर भूत का कॉन्सेप्ट अगर धर्म में नहीं डालते हैं, तो बच्चे बाहर निकल जाते, इधर उधर भाग चले जाते, तो उनको घर में स्थायित्व तो कैसे बना के रखेंगे? यही तो बोलेंगे कि भूत होता है और पकड़ के ले जाएगा। तो उसको क्या है, एक धार्मिक रंग देना पड़ेगा। चाहे वो गलत है, सही है, वो समय के अनुसार होता है। इसलिए समय के अनुसार हर चीज में बदलाव होना चाहिए, धर्म में भी बदलाव होना चाहिए। तो ये क्या है, ये प्रगतिशील समाज की बात करता है। इसलिए समाज में परिवर्तन लाने के लिए धर्म को भी उस हिसाब से मोड़ना पड़ेगा। और देखिए, दुनिया में जिन्होंने अपने धर्म को समय के अनुसार मोड़ा है, वही प्रगतिशील है। और जो जितना रूढ़िवादी है, उस समाज में लोग तो जी तो रहे हैं, लेकिन क्या है, जीना और खुल के जीने में अंतर है। जीने के नजरिया नहीं बदल पा रहे वो लोग। केवल खाना पीना ही जीवन नहीं होता है, उसके अतिरिक्त भी क्या होता है, बहुत सारे चीज होता है जो जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है? तो इस सुधार को क्या कहते हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार कहते हैं, यानी सोशल रिलीजियो रिफॉर्म कहा जाता है। कि समाज में सुधार को स्थायित्व देने के, देखिए समाज में तो सुधार कर सकते हैं, लेकिन उसको स्थायित्व देने के लिए धर्म की आड़ लेना ही पड़ेगा। धर्म नहीं होगा तो उसको स्थायित्व नहीं मिल पाएगा। इसके लिए सबसे पहले इसमें व्यक्ति जो आता है इसको सुधार करने के लिए, वो व्यक्ति आता है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय पहला व्यक्ति है जिन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार करने के लिए बात की। सबसे पहले अपने परिवार से कहीं में ही विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके जो बड़े भाई थे उनका डेथ हो गया, तो उनके भाभी को क्या था, चिता में जला दिया गया, तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो बोला कि मतलब एक आदमी मर गया तो उसके लिए दूसरे आदमी को भी सजा क्यों दिया जाए? तो राजा राममोहन राय को देखिए क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत के पितामह कहा जाता है। समझ लीजिएगा, मॉडर्न भारत है उसका फादर कहा जाता है, आधुनिक भारत का पितामह, यानी फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। उसके बाद पुनर्जागरण के जनक, पत्रकारिता के जनक। दूसरा है आधुनिक शिक्षा का जनक।
समझ लीजिएगा। तो राजा राममोहन राय इस दिशा में सबसे पहला व्यक्ति है जिन्होंने जो हमारे समाज में जो था। और राजा राममोहन राय भी क्या एक छोटे जमींदार के घर से थे, जो मिडिल क्लास के थे, वो भी अंग्रेजी। उस समय राजा राममोहन राय बंगाल से थे। कहाँ से थे? बंगाल से थे। अब वो ना बंगाल से क्यों था? क्योंकि बंगाल तो राजधानी था और यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन आया, और इन्होंने भी अंग्रेजों के यहाँ नौकरी किया था, और अंग्रेजों को नौकरी किया था। और उस समय इनको 14 भाषाएं आती थी। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन समझ लीजिएगा 14 भाषाएं आती थी। इंटेलिजेंट नहीं होगा तो ये काम नहीं होगी। समाज में इंटेलिजेंस नहीं होगा तो समाज को सुधार नहीं सकता है। अगर समाज को सुधारना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर राजा राममोहन राय अगर पढ़े लिखे नहीं होता तो इतना बड़ा सुधार नहीं कर सकते। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी रूप में है। इसलिए शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं करना चाहिए, शिक्षा और भी बहुत सारे सुधार होने के लिए करना चाहिए। केवल नौकरी के लिए अगर शिक्षा है तो ये थोड़ा सा सही नहीं है। देखिए दुनिया में जो भी लोग डिग्री लेते हैं, जो सफल लोग होता है वो उस डिग्री में ज्यादा सफल नहीं होता है जो डिग्री वो स्कूल वगैरह कॉलेज में लेते हैं। वो तो एक समाज विकसित करने के लिए लेते हैं। आप लोग देखिए जितने भी बड़े बड़े महान व्यक्ति बने हैं, जो पढ़े हैं वो उसमें कोई काम किए ही नहीं। अभी तक के महान व्यक्ति की बात बोल रहा हूँ। तो देखिए ये बंगाल से थे, 14 भाषा के जानकार थे, आधुनिक शिक्षा का जनक, आधुनिक भारत का पितामह, पुनर्जागरण के जनक, पत्रकारिता के जनक। भारत में जो पत्रकारिता शुरू हुआ है उसका जनक भी इसे मानते हैं। उन्होंने सबसे पहले क्या पत्रकारिता यानी जो मीडिया है उस पर सबसे पहले काम किया था। अब देखिए इनको राजा की उपाधि क्यों मिली? समझ लीजिएगा। आप बोलो कि राजा तो ये राजा नहीं थे, समझ लीजिएगा पहली बात ये राजा नहीं थे, समझ लीजिएगा। राजा का उपाधि इसलिए दिया गया था तो उस समय जो मुगल शासक थे जिसका नाम था अकबर द्वितीय, तो अकबर द्वितीय को अंग्रेज पेंशन देते थे। तो किसी कारण से अकबर द्वितीय का पेंशन रुक गया था। तो राजा राममोहन राय को दूत बनाकर, क्योंकि यही अंग्रेजी जानते थे, दूत बना के लंदन भेजा गया था। और अभी उनको क्या राजा की उपाधि दिया गया था। तो राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। और यही लंदन में ही क्या होता है 1833 में इसका मृत्यु हो गया था। हाँ जी। और एक बात और देखिए, पहले के हमारे जो वैदिक धर्म है, उस धर्म में समुद्र पार करना या समुद्र यात्रा करना धर्म के विरुद्ध माना जाता था। इससे मानते कि वो विधर्मी हो जाते थे। और राजा राममोहन राय इस मिथक को भी तोड़ा। राजा राममोहन राय पहली बार जल मार्ग द्वारा लंदन गए थे। ध्यान दीजिएगा। तो राजा राममोहन राय ने क्या इस मिथक को भी तोड़ा था कि जल यात्रा करने से धर्म भ्रष्ट होता था। आज बताइए अगर ऐसा होता तो कितने लोग जल यात्रा करते, सब धर्मी बन जाते। तो समय देखिए समय की बात है, समय के अनुसार सारी चीज बदल जाता है। तो धन्यवाद। तो राजा राममोहन राय के बारे में और जानिए थोड़ा। देखिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया, 1814 में आत्मीय समाज बनाया। या पहले इसका आत्मीय सभा था, बाद में ये समाज बन गया। देखिए आत्मा आपको पता है कि कहाँ से आया? उपनिषद से आया। उपनिषद में पहली बार आत्मा के बारे में बात की गई, जो आपको बता था कट उपनिषद में बताया गया था, जो यम नचिकेता संवाद में बताया गया था। उन्होंने ये बोला कि सभी मनुष्य के अंदर एक ही तरह के आत्मा है और वो परमात्मा से मिल जाते हैं। तो आदमी में ऊंच नीच जात पात किस बात की है? भाई अगर भगवान का अगर अंश अगर शूद्र में भी है और ब्राह्मण में भी है, तो ब्राह्मण ज्यादा श्रेष्ठ और शूद्र ज्यादा अपवित्र कैसे हो जाएगा? देखिए समाज को एकता करने के लिए ये उपनिषद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा है, लेकिन क्या होता है जो रूढ़िवादी लोग होते हैं वो इसको मानते नहीं है, वो अपने हिसाब से अपना बात करते हैं। तो भाई जब सबके अंदर एक ही आत्मा है और उस परमात्मा से जब उनका संबंध होता है, तब समाज में ऊंच नीच की भावना कैसे, छोटे बड़े की भावना कैसे? तो उनने पहले समाज को बांटने से रोका। देखिए समाज में अंग्रेज क्या था, फूट डालो राज करो की नीति अपनाते। तो इनका है कि जब समाज को हम एक नहीं करेंगे तो फिर क्या, तो समाज में हम क्या देंगे? तो सबसे पहले उन्होंने आत्मीय समाज बनाया कि जो सभी मनुष्य उनके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। अगर ये भगवान अगर है, उनका माना था अगर भगवान है तो भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता है कि वो अपने ही अंश के साथ क्या है गलत व्यवहार करे।
या उनको दुख दे या उनको दूसरा काम करने के लिए बोला। एक अंश के साथ उन्होंने अच्छा व्यवहार करे, ब्राह्मणों को उनको उच्च पद्धति दे और शूद्र को उनको निम्न पद्धति, ये भगवान अपने अंश के साथ कैसे कर सकता है। दूसरी बात तर्क उन्होंने दिया था, अगर मान लेते कि आत्मा ने उनको भगवान नहीं भी है तो कोई बात ही नहीं है, तब तो सभी लोग एक ही जैसा है। तब तो क्या है, सभी लोग एक ही जैसा है। अगर आत्मा है भगवान है तो भाई अपने अंश को वो अलग अलग रूप से कैसे देख सकता है, धन्यवाद। उनका एक तर्क देखिए क्या होता है, तर्क जब अब सोसाइटी में देंगे अच्छे तो कोई काट नहीं सकता, और इसके लिए क्या है, पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है और उसका ज्ञान का लेवल भी उतना बढ़िया होना चाहिए। तो पहले उन्होंने आत्मीय समाज बनाया। दूसरा उन्होंने क्या है, 1820 में कलकत्ता में क्या है, श्री राम कॉलेज की स्थापना की। श्री राम कॉलेज भारत का पहला कॉलेज है। कॉलेज कहाँ पे, कलकत्ता में। अब बताइए उस समय ऐसा व्यक्ति जो समाज में इतना कुरीति था और ऐसे काम करे तो उसको कितना ज्यादा विरोध झेलना पड़ा होगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो इन्होंने शुरू किया। उसके बाद उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। और समाज की स्थापना की ब्रह्म समाज। तो उन्होंने बताया कि जब ब्रह्म एक है और जीव उनका निर्माता है, जैसे शंकराचार्य का जो विचार था, जब शंकराचार्य को मानते हैं तो क्या है, जीव और ब्रह्मा क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए चीज होता है। जीव और ब्रह्मा एक ही चीज होता है। तो उसी हिसाब से उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1829 में उन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा के खिलाफ क्या है, कानून बना, सती प्रथा के विरुद्ध कानून। सती प्रथा क्या था, एक प्रकार का प्रथा जिसमें पति के साथ अगर मृत्यु हो जाता तो उसकी स्त्री को, उनकी पत्नी को मतलब उनके साथ चिता में जला दिया। समझ लीजिएगा उस समय ये सारे काम करना कितना कठिन था, समझ सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, एकेश्वरवाद। उन्होंने किस कॉन्सेप्ट को दिया था, एकेश्वरवाद। उनका मानना था कि जो आत्मा और परमात्मा है, तो परमात्मा एक ही चीज है, आत्मा उसमें मिल जाता है तो क्या अलग अलग क्या है, सब भगवान तो एक ही है। उन्होंने एकेश्वरवाद पर विचार बल दिया था। एकेश्वरवाद एक सभी भगवान क्या है। अब देखिए हिंदू धर्म में अगर आप देखते हैं तो अगर विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो विष्णु जी का महिमा बहुत ज्यादा है, शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव जी है, ब्रह्मा पुराण पढ़ेंगे तो ब्रह्मा जी है, और शक्ति पुराण पढ़ेंगे तो शक्ति यानी जो दुर्गा जी है उनका है। लेकिन क्या है, लेकिन अगर देखा जाए तो सभी का ओरिजिन तो एक ही है ना। तो एक परम ब्रह्मा से बने हैं, उसको मानते हैं। दूसरी बात है, उन्होंने एक फारसी अखबार शुरू किया था, मिरातुल अखबार। ये फारसी में था। ये क्वेश्चन आपके इस बार लोअर पीसीएस में पूछा गया था उत्तराखंड में कि मिरातुल अखबार किस भाषा में था। उसके बाद उन्होंने एक लिखा संवाद कुमुदनी, जो बंगला भाषा में था। बंगला भाषा। बंगला भाषा में क्या था। अच्छा ये कानून कैसे बनाता है समझ लीजिएगा। देखिए कानून आपको उतना डिटेल तो आपको जानना नहीं, फिर भी समझ लीजिएगा। देखिए राजा राम ने बोला कि उनके घर में ही क्या है, पहली बार सती प्रथा हुआ था। उनके जो बड़े भाई थे उनकी पत्नी को ही जला दिया गया था। तो ऑटोमेटिकली जो ज्यादा सेंसिटिव व्यक्ति होता है उनको दुख हो ही जाता है। तो उन्होंने जब विरोध किया तब उन्होंने उस पर स्टडी किया कि समाज में ऐसा हो क्यों रहा है। आसपास देखा और उसको धार्मिक रूप मान्यता था कि ऐसे करना चाहिए, तभी उनको क्या है फिर से 7 जन्म का साथ मिलेगा। अगर नहीं करेंगे तो 7 जन्म का साथ आज तो एक जन्म में निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों का। तब उन्होंने क्या है, उस समय के जो ब्रिटिश या उसमें कंपनी का जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनका नाम लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे बहुत उदारवादी व्यक्ति थे, थोड़ा सा
उदार थे, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब पूरा सत्ता छोड़ देंगे, उदार मानसिकता के। तो उनको भी क्या होता है, ये जो महिलाओं को इस तरह के जिंदा जला देना बहुत उनको भी अच्छा नहीं लगा। तो राजा राममोहन ने एक जो मूवमेंट चलाया था, उस मूवमेंट के माध्यम से क्या होता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको क्या कानून बना दिया था। ठीक है, तो उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको कानून बनाया था। राजा राममोहन राय के उसका प्रचार किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये क्या था, उस समय के गवर्नर जनरल थे। तो इन्होंने क्या है कानून बनाया था। तो इसका सपोर्ट किसने किया था, राजा राममोहन राय ने किया था। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए सती प्रथा का काम था। दूसरी बात है, इन्होंने जो आधुनिक शिक्षा पर, जैसे अभी बताया, श्री राम कॉलेज की स्थापना करके लोगों को शिक्षा के प्रति भी क्या है जागरूक किया। तो ये काम राजा राममोहन राय के द्वारा। दूसरा आता है बंगाल से दूसरा व्यक्ति है, उनका नाम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हर महिलाओं को कम से कम इनके फोटो एक जेब में रखना चाहिए। आज जो महिलाओं को जो शिक्षा का अधिकार मिला है घर से निकलने में, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अहम रोल था, बहुत ज्यादा रोल था, समझ लीजिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देखिए, पहले इसका नाम श्री राम कॉलेज था, बाद में उसको हिंदू कॉलेज कर दिया गया। जो पहला बनाया गया था श्री राम कॉलेज के नाम से बनाया गया था, बाद में उसको हिंदू कॉलेज कर दिया गया। जैसे आप लोग ये बनारस जो बीएचयू है ना, बीएचयू का नाम पहले बीएचयू नहीं था, बाद में बीएचयू कर दिया गया, तो नाम उसको परिवर्तित कर दिया गया। देखिए, जो बनारस का जो बीएचयू कॉलेज आप जानते हैं ना, उसको पहले क्या था, वो पहले संस्कृत कॉलेज के नाम से विख्यात था। बाद में उसका देखिए, आज भी आप बनारस में जो है ना, उसमें देखिए आज भी क्या है, ज्योतिष शास्त्र पढ़ाया जाता है। संस्कृत का इम्पोर्टेंट तो है, उसके साथ साथ क्या है, भारत में एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे आप ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए, बनारस विश्वविद्यालय। देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दो काम बढ़िया किया है। सबसे पहले बालिका शिक्षा, जिसको गर्ल्स एजुकेशन जिसे कहा जाता है, और दूसरा है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाने में सहायता किया। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत और बांग्ला के बहुत बड़े ज्ञाता थे, बांग्ला भाषा और संस्कृत भाषा के बहुत बड़े ज्ञाता थे। जो आधुनिक बांग्ला भाषा है का जनक किसे कहा जाता है, जो वर्तमान में जो बांग्ला भाषा है उसका जनक क्या है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कहा जाता है। इन्होंने जो दो काम है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला काम क्या है, बालिका शिक्षा, गर्ल्स एजुकेशन। बालिका शिक्षा पे इन्होंने बहुत काम किया। इन्होंने सबसे पहले बाली लड़कियों को घर से बाहर निकल के स्कूलों में ले जाने का काम किया। खुद घर के जो माँ बाप थे या जो भी उनके रिश्तेदार थे, इनका कितना ज्यादा विरोध किया होगा, और किया भी है, लेकिन इन्होंने अपने काम को छोड़ा नहीं। और इन्होंने पूरे बंगाल में उस समय 35 बालिका विद्यालय बनाए थे अपने दम पे। तो उस समय क्या बंगाल में जो ये एजुकेशन इंस्पेक्टर हुआ करते थे, तो वो अपने विद्यालय में मतलब अपने जो वेतन थे, पैसा था, उस वेतन से क्या है बालिका विद्यालय खोले थे। तो समझ लीजिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया होगा, और लोगों ने उनको कितना ज्यादा विरोध भी किया होगा। देखिए, पहले जो काम करने जाएंगे तो उसका तो विरोध होगा, लेकिन बाद में उसकी समझ में स्वीकृति मिल जाती है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो पहले करने जाएंगे उसका विरोध नहीं होगा। आप भी घर से कोई भी पहला काम करने जाएंगे तो विरोध होगा ही होगा। तो विरोध तो होता है, और उसी में से क्या कोई अच्छा बन जाता है, बात में उसी का होता है। दुनिया में कोई स्वेच्छा से कोई किसी ने बोला कि अच्छा काम करो, नहीं बोला, तो जब विरोध से होता है बात में। तो देखिए क्या होता है, पहले वाद होता है, फिर संवाद होता है। पहले विवाद, देखिए पहले वाद होता है, फिर विवाद होता है, फिर संवाद होता है। ये हर चीज का एक चीज होता है। एक थॉट आएगा, उस पर विचार विमर्श होगा, कोई भी होगा, उसके बाद क्या होगा, उसमें संवाद होगा कि सही है गलत है।
तो बालिका शिक्षा में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इनका काम था विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमेरिज एक्ट अधिनियम बनाया था। मतलब इनके प्रयास से बनाया गया था, इन्होंने नहीं बनाया था, इनके प्रयास से बनाया गया था। लेकिन तो सती प्रथा होने की विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्यों जरूरी था? देखिए, जो सती प्रथा हो गया था, तो सती प्रथा के बाद तो जो लड़कियां था, जैसे मान 10 साल का 8 साल की लड़की जो विधवा हो गई थी, उसके दोबारा शादी नहीं हो पा रहा था। अब उसका जीवन कैसे है? आप लोग बहुत सारे ऐसे विधवा पिक्चर भी देखे होंगे, उसमें देखिए विधवा का कितना दुर्दशा होती थी उसमें। उनको बाल रखने का अधिकार नहीं था, श्रृंगार करने का नहीं, चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था, अलग रूम पे रहने का, उनको क्या है, स्वादिष्ट भोजन करने का अधिकार नहीं था, धार्मिक त्योहारों में जाने का नहीं था, कुछ मेले वगैरह में भी नहीं जा सकते थे। आप लोग एक पिक्चर देखिएगा, बहुत बढ़िया पिक्चर करके पिक्चर आया था, उसमें इन विधवाओं के बारे में बहुत बढ़िया दिखाया गया। तो इनको क्या है, जीवन मतलब एक तरह से नरक समझिए बना दिया गया था समाज के द्वारा। तो उन्होंने देखा कि अगर इन लड़कियों का जो विधवा होगी, उनका दोबारा अगर शादी नहीं होगा तो इनका जीवन कैसे होगा। आप भी आज, आप भी क्या है, मथुरा वृंदावन में जाइएगा, बहुत सारे विधवा आश्रम मिल जाएगा जहाँ पे केवल क्या है महिलाएं मिलेंगे आपको। तो समझ लीजिएगा उनको, अगर 8 10 15 साल में कोई महिला अगर विधवा हो जाती है लड़की, तो उनकी जीवन कितना कष्टकारी होगा सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो करते हैं उनको, उनका क्या मतलब सोसाइटी कितना मतलब क्रूर हो जाता है कभी कभी। देखिए क्या, जो सोसाइटी होता है और जो राजतंत्र होता है हमेशा क्रूर ही होता है। क्योंकि वो अब नियम क्या होता है, जो वहां पे बैठे होते हैं उनके हिसाब से होता है ना, सबके हिसाब से नहीं बनाया जाता नियम। तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इन्होंने देखेगा जो विधवा पुनर्विवाह है, ये पारित किया था 1856 में। और इसको पारित करने में लॉर्ड कैनिंग का बहुत बड़ा हाथ था। लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग लॉर्ड कैनिंग ने क्या था, इसको पारित करने में सहायता किया था। ये जरूरी था, अगर विधवा पुनर्विवाह नहीं होता तो इन महिलाओं का बहुत ही दुर्दशा हो गया था, तो बहुत जरूरी था। और बालिका शिक्षा, और इसको आधुनिक बांग्ला भाषा का जनक कहा जाता है। आधुनिक बांग्ला भाषा का जनक। तो वर्तमान में जो बांग्ला भाषा है उसका जनक कहा जाता है। इसके बाद आइए स्वामी विवेकानंद। पहले बांग्ला शुरू करते फिर आगे देखते हैं। लेकिन इनके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। बचपन का नाम, ये क्वेश्चन पूछा गया सीएस में, ध्यान दीजिएगा। ये भी बंगाल से थे। इनके जो गुरु रामकृष्ण, माना जाता है रामकृष्ण परमहंस जो बंगाल के जो बेलूर मठ है, उसको दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहा जाता है, उनके पुजारी थे। उसको बेलूर मठ में कौन सा मंदिर है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, उनके पुजारी थे। और इतना ज्यादा साधक थे, भौतिक वस्तु उनसे क्या था, उनके शरीर में शरीर के पास आ ही नहीं सकते। लेकिन देखिए, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा साधक या बहुत ज्यादा क्या होता है, अध्यात्म में होते हैं, तो उनका जो शरीर होता है भौतिक वस्तु से दूर भागने लगता है। तो उनको माना जाता है बहुत ज्यादा भौतिक वस्तु से दूर। स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध क्यों हुआ? इन्होंने 1893 में कहा गया थे, शिकागो गए थे। प्रसिद्धि का कारण, शिकागो अमेरिका में है, वहां पे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। और उन्हीं में जो उन्होंने संवाद या भाषण दिया था, उसी से फेमस हो गया।
जो उनका 5 मिनट का भाषण था उस समय, जो अमेरिका के भाई बहनों के नाम पे उन्होंने जो भाषण दिया था वो बहुत ज्यादा क्या है, फेमस हुआ था। अब देखिए शिक्षा क्यों जरूरी है। अगर मान ले विवेकानंद अंग्रेजी नहीं जानते तो क्या अमेरिका में जाके भाषण दे पाते। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है, केवल नौकरी करने के लिए नहीं। अब फेमस हो गए, अगर अंग्रेजी नहीं जानते तो क्या है, स्वामी विवेकानंद फेमस नहीं होते। बुद्धि इंटेलिजेंट कितना भी थे वो अलग बात। तो 1893 में कहा गया थे, शिकागो गए थे अमेरिका, और वहां पे प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में जो भाषण दिया था उसका स्वामी विवेकानंद बहुत ही फेमस हो गया था। और इन्होंने 1897 में रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण जिनके गुरु थे उनके नाम पे रामकृष्ण मिशन शुरू किया। ये भी क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा गया। इसका 2 मुख्य लय बनाया गया था, एक बेलूर मठ में बनाया गया था जो पश्चिम बंगाल में है, और एक है आपका मायावती आश्रम जो उत्तराखंड में है। ये कहाँ पे है, यूके में है। यूके मतलब उत्तराखंड, यूके मतलब लिखिएगा, यूके मतलब उत्तराखंड। और ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल। ये 2 इनका मुख्यालय बनाया गया था। रामकृष्ण मिशन कब, 1897 में बनाया गया था। स्वामी विवेकानंद ने जो विचार दिया उसे कहते हैं वेदांत दर्शन। वेदों के अंत यानी उपनिषद, बोला ना कि जो भी सुधार करना चाहेगा उपनिषद को मानेगा, और जो रूढ़िवादी होगा वो स्मृति ग्रंथों को मानेगा। ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, जो दक्षिणपंथी लोग होंगे उनका, जो हिंदू समाज की बात बोल रहा हूँ, जो दक्षिणपंथी समाज के लोग होंगे वो स्मृति ग्रंथों पर ज्यादा फोकस करेंगे, बल देगा कि स्मृति ग्रंथ में ये लिखा है। स्मृति ग्रंथ भी एक नहीं है, बहुत सारे हैं। मनुस्मृति हो गया, उसके बाद वृत स्मृति हो गया, नारद स्मृति हो गया, इस तरह से बहुत सारे स्मृति ग्रंथ। जो मनुस्मृति है सबसे प्राचीन है। जो लोग उदारवादी होंगे, नया खोज करेंगे, नए चीजों को ढूंढेंगे, वो क्या है, उपनिषदों पर ज्यादा फोकस करेंगे, उपनिषदों पर बल देंगे कि उपनिषद में नए चीजों की बात की गई है। इसलिए स्वामी विवेकानंद को नव हिंदूवादी कहा जाता है, नव हिंदूवादी कहा जाता है। नव हिंदूवादी का जनक कौन है, स्वामी विवेकानंद। इसलिए स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब होता है स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन, आप लोग बताइएगा जरा। आप लोग स्कूल में पढ़ाते होंगे। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी। एकदम सही, एकदम गुड। दिन क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो नव हिंदूवादी या हिंदूवाद का जनक कौन है, स्वामी विवेकानंद है। नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म जिसे कहा जाता है, उसका जनक कौन है, स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। तीसरी बात क्या है, स्वामी विवेकानंद ने क्या है, जो